इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से अपने सवाल और सुझाव जो हैं वो साझा कर सके हैं। तो आज के हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम के लिए जो हमारा नंबर है जिससे आप सीधे हमसे जुड़ सके हैं वो नोट कर लें। फ़ोन नंबर रहेगा 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा अनाज का सुरक्षित भंडारण और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुसुम लता, कृषि विकास अधिकारी नीलोखेड़ी करनाल से। इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों, आओ सुने कार्यक्रम फ़ोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी के राम राम। 7 दिन मंगलवार कार्यक्रम फ़ोन इन, और इस कार्यक्रम के अंदर हम लेके आते हैं एक ऐसा विषय जो आवश्यक होता है समय और परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम वो सब जानकारी अपने किसान साथी तक पहुँचा सकें जो उनके लिए आवश्यक है, जो उनकी आय को दुगनी करने में या उनकी आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस कड़ी में आज हमने जो विषय लिया है रहेगा अनाज का सुरक्षित भंडारण, और हमारे बीच डॉक्टर कुसुम लता है जो कृषि विकास अधिकारी नीलोखेड़ी करनाल में है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद गिरधारी जी। डॉक्टर साहब, बड़ी मेहनत से किसान साथियों ने अनाज और गेहूं की फसल को उगाया, मंडी में पहुंचाया, हर बात का ख्याल रखा, और जैसे कि आज का वातावरण है, कुछ साथियों को यह है कि अच्छी कीमत भी आगे मिलने वाली है, तो कुछ तो सुरक्षित भंडारण करते ही हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा भंडारण की उम्मीद है। लेकिन ये अनाज तभी सुरक्षित रहेगा जब उनको अनाज का सुरक्षित रखने का तरीका आता होगा। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक किसान साथी या घर में गृहिणी अपने अनाज को सुरक्षित भंडारित कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अनाज का भंडारण हम किस प्रकार से करें। अनाज जो गेहूं है हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं से कई प्रकार की मिठाइयाँ और दलिया, सूजी, मैदा, कई प्रकार की वैल्यू एडिशन करके उसको उपयोग में लाया जाता है। तो हमारा मेन जो भी हमारा मकसद होता है कि जो हमारा अनाज है उसको हम लंबे समय तक किस प्रकार से सुरक्षित करें। तो हमारा जो भारत है वो गेहूं के उत्पादन में आज दूसरे स्थान पे है और काफ़ी उत्पादन कर रहा है। कम से कम 109 मिलियन टन भारत उत्पादन कर रहा है। लेकिन यहाँ तक देखेंगे कि जो उत्पादन हो रहा है उसका काफ़ी हिस्सा, मतलब 5.5 करोड़, विश्व खाद्यान्न भंडार की रिपोर्ट है ये, कि 5.5 करोड़ हमारा अनाज खराब हो जाता है। एक बहुत बड़ी मात्रा है। बहुत बड़ी मात्रा है। तो हमें इसे सुरक्षित करने के उपाय हमें ढूंढने चाहिए। जो आज भारत में ये भंडारण या मतलब और भी कोई भी वस्तुएं हैं, जैसे वेजिटेबल हो गई या फिर अनाज हो गए कई प्रकार के, उनको लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव रखने के लिए हमारे साधन कम हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन साधनों को अपना के और अच्छा लाभ ले सकें, ताकि मार्केट में हमें अच्छा मूल्य मिले किसान को,
इसीलिए आज मैं आपको अनाज के भंडारण के बारे में बताती हूँ। मतलब एक तो है कि जो बड़े बड़े जो स्टोर बनाए गए हैं, हाँ जी, वहाँ तो तकनीक सारी पूरी है, कंप्यूटराइज भी है, सब कुछ है, हाँ, वहाँ अच्छी थोक मात्रा में अनाज का भंडारण भी होता है। लेकिन एक हम भी जैसे किसान है, आज 5 क्विंटल रखे हुए हैं या घर में खाने के लिए 2 क्विंटल है, 3 क्विंटल है, उस अनाज में काफ़ी दिक्कत आती है। हाँ जी, हाँ जी। और खासकर ये तो नमी तो सुरसरी जो आती है, जो मेन मुख्य समस्या हम बात करते हैं, और फिर वो जो है अनाज बर्बाद होता है, खाने के लायक नहीं आता। हम उसी पे विशेष चर्चा करेंगे कि वो जो कम मात्रा वाले साथी हैं वो किस तरह से भंडारण करें इस चीज़ का। तो आज हम घरेलू स्तर पर जो भंडारण करेंगे, आज उसी के बारे में बताती हूँ। हमें निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज हम इन चरणों पे बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारी कच्ची बालियों को ना काटें जी। किसान भाई क्या करता है कि जब गेहूं सूख जाए जी, या गेहूं के दाने को देख लें कि उसमें नमी 14% तक हो, तभी उसकी कटाई करें जी। और लेकिन साथ में ये सावधानी जरूर रखें कि जिससे वो कटाई कर रहा है तो वो उपचारित जरूर होना चाहिए। जी। जहां हम सोचते हैं कि कीटाणु या कीट या अंडे वहीं पनपने शुरू हो जाते हैं, जी। तो वहां से जो अनाज आता है हमारे भंडार गृह से, तो वहीं से वो कीट आके और भंडार गृह में बढ़ते जाते हैं। तो उनका कंट्रोल जरूरी है। सबसे पहले तो हम लेंगे नमी। जी। भंडारण करते समय पहली सावधानी रखनी चाहिए कि नमी। जब हम गेहूं का भंडारण करेंगे तो नमी गेहूं में होनी चाहिए 10%। जी। और आमतौर से जैसे किसान भाइयों को नहीं पता चलता कि गेहूं में नमी कैसी है, तो हम क्या करेंगे कि एक दाना लेंगे और उसको मुंह में चबाएंगे तो वो कट की आवाज़ आनी चाहिए। इससे लगे कि गेहूं में नमी हमें भंडारित करने के लिए पर्याप्त है। दूसरे चरण में आएगा तापमान आपका। जी। अगर तापमान आपका सही है, जैसे 40 से 45 डिग्री पे आप जो कणक को पूरी सुखा लें अच्छी तरह से। लेकिन ये साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि अनाज का जब भंडारण करते हैं तो गर्म अनाज जैसे आपने आज सुखाया है तो तुरंत उसको कुटले या मकान में उसको अनाज को भंडारण ना करें, उसको थोड़ा ठंडा होने दें, क्योंकि ज़्यादा तापमान और ज़्यादा नमी दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे एक बात देखते हैं, किसान साथी क्या करते हैं, या घर के जो जैसे आप हम लेके आते हैं खेत में से, या तो सीधा हम खेत से लेके आएंगे, हाँ जी, और ला करके रख दी, और दिन वो जो आपके खुटले में डाल दी या पेटी में डाल दी, जो लंबी से त्रिकोणी सी वो आयताकार पेटी शायद हो गया, या जो गोल आपका ड्राम उसमें है, या फिर मंडी से लेके आए, उस अगले दिन कट्टे रखे, अगले दिन डाल दिए। क्या उसमें भी कुछ ख्याल रखना कितने दिन बाद डाल दे उसको? हाँ, उसका प्रॉपर है, आपको 3 या 4 दिन उसको अच्छी धूप लगाएं। अच्छा। सबसे पहले उसका झरना करें या पंखे से उसका जो भी मिट्टी है या छोटे छोटे कण होते हैं अनाज के वो छन जाएं। तो वो साफ सुथरा अगर अनाज होगा तो आपके कीट तो आधे वहीं मर जाएंगे जी। उसके बाद आपका सुरक्षित अनाज फिर आप भंडारित कर सकते हैं। तो जी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जो तापमान की बात कर रहे थे, तापमान तो आम जो साथी है वो नहीं देख पाएगा भी कितना हब है, क्योंकि खासकर हम जब घर में बात करते हैं, हम आप तो मोबाइल तो आगे देख लेते हैं 43 है, 44 है, लेकिन इसका ख्याल कैसे रखें तापमान का? इसका तापमान ये होता है कि अप्रैल और मई की जो धूप है जी, जो कड़ाके की धूप होती है, उसमें अनाज को अच्छी तरह सुखा लें जी। जो लू चलती है गर्मी की, जब हम चलते हैं तो लू के थपेड़े लगते हैं जी। तो वही समझें कि वो गर्मी अनाज के लिए अच्छी है, तो हम उस अनाज को फैलाकर अच्छी तरह सुखा लें जी। फिर जब वो अनाज ठंडा हो जाए जी, उसके बाद हम उसको कट्टे में या जो हमारा पात्र है उसके अंदर भरें। लेकिन उससे पहले कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पात्र या जो स्थान है हमारा भंडारण करना है अनाज का, कमरा हो गया या गोदाम हो गया या फिर कुटला हो गया जी। और इसी के साथ क्या कि कृषि विभाग सब्सिडी भी देता है किसानों को कुटले के ऊपर। अच्छा। तो ये किसान भाई वहाँ से सब्सिडी से उनको सस्ता पड़ जाएगा और वो टंकी खरीद सकते हैं। तो 70% अनुसूचित जाति की जाति को 70% सब्सिडी है और सामान्य वर्ग के लिए 50% सब्सिडी है। तो इसके भी फॉर्म भरे जाते हैं, तो वो गांव के जो भी उनके कृषि विकास अधिकारी हैं उनसे मिले और उनसे फॉर्म लें और वहाँ अपने जमा करा दें।
तो इस प्रकार से किसानों को सरकार भी एक सहायता करती है कि वो अनाज को उस टंकी में भंडारित करें। किसको कितने मिल सकते हैं? सामान्य वर्ग को 50%। मतलब वो कितनी वो ले सकता है, जो पेटी है काली या उसको? 5 क्विंटल की, 10 क्विंटल की, तो इस प्रकार की टंकियां होती हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ विशेष दस्तावेज देने पड़ते हैं कि भी आपको 5 मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी, उसमें देना पड़ता है आधार कार्ड और आपका जाति, मतलब जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट, और एक फॉर्म होता है, उसमें किसान का नाम, पता और कहाँ का रहने वाला है, एड्रेस, और कितने टन की वो टंकी लेना चाहता है। नंबरदार या सरपंच के साइन होते हैं, फिर कृषि विकास अधिकारी के होते हैं, फिर पौधा संरक्षण अधिकारी होता है, उसके पास जमा होते हैं, और फिर वहाँ से उनको सब्सिडी के लिए भेजा जाता है। क्या इसमें वो तो अड़चन नहीं आएगी कि आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर इसका विवरण नहीं दिया था, तो आपका अनाज कितना होगा इतनी हम दे पाएंगे आपको, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ऐसा अभी तो कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ा है कि सामान्य वर्ग के लिए 50% है और अनुसूचित जाति के लिए 70%। भंडारण का तरीका पलटा है, पहले घर में ही महिलाएं जो कुटला बना लेती थी, ठीक है ना, फिर वो जो टीन की वो गोड़ वाली वो आ गया आपके जो रखने के, फिर अब कितनी दूसरा आयताकार कुछ ऐसा आ गया। हाँ, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि वो अपने घर में स्थान की वजह से, तो जो भी मनुष्य है वो अपने घर की जो देखता है कि स्टोर रूम में किस प्रकार से फिट हो, उसी आकार की वो आजकल टंकी बनवाने लग गया है जी। तो फिर वो टंकी बनवा के उसमें वो अनाज को सुरक्षित रखते हैं जी। तो सब ये तो होगी कि एक तो नमी का ख्याल रखना, पहले एक फ़ोन ले लें। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, मैं अरविंदर पकड़ रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो? बुस्तरा से। बुस्तरा से? हाँ जी। हाँ जी, क्या पूछना है? मेरे ना पिछले साल सारी कणक खराब हो गई थी, दवाई नहीं डाली थी। सारी फिर खराब हो गई थी? क्या हो गया उसे? सुरसी लग गई थी? घुन लग गए थे। क्या हुआ था उसमें? घुन लग गया। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इस बार मैंने 2 क्विंटल गेहूँ रखी है। अच्छा। 2 बोरियां गेहूँ अभी डालती हैं। अच्छा। और बाद में भी डालनी है दवाई? डॉक्टर साहब से बात करें। सबसे पहले ये बताएं किसान भाई, आप कणक किस में रख रहे हैं? 2 क्विंटल रखी है जी। अब नहीं, किस पात्र में रख रहे हैं? कमरे में, कट्टे में? ये ड्रम में है। ड्रम में? तो आपको मैं बताऊंगी कि ड्रम को किस प्रकार से उपचारित करें। सबसे पहले तो आप गर्म पानी से ड्रम को धोएं, जो आपकी कणक। और तो 2 को लगा देती, हमने सफाई कर दी थी, नया बनवाया था। अच्छा, नया बनाया था आपने, उसमें आपने नीचे दवाई भी डाल दी है ना? 2 बोरियां डाल दी हैं। 2 बोरियां डाल दी, और एक नीचे एक ऊपर, और उसमें 2 बोरी डाल के आधी इंच दवाई डाल रखी। आप ये पूछना चाह रहे हो कि आगे दवाई डालनी कि डालनी, ये पूछ रहे हो ना आप? ये कह भी हमने आधी कणक को डाल दी है, दवाई भी डाल दिया, इसमें और दवाई डालनी कि डालनी है। कितनी? 2 क्विंटल है। 2 क्विंटल में कितनी? आपने कितनी दवाई गिरी है इसमें? 2 छोटी पूड़ियां थी। 36 पूड़ियां? छोटी। अच्छा, 10 ग्राम के वो पैकेट्स आते हैं, वो वाले डाले आपने? हाँ जी। हाँ, वो 1 पैकेट सफिशिएंट था आपके लिए। 1 पैकेट था, वो पूरी मात्रा आपके 2 क्विंटल गेहूं को सुरक्षित रख सकती थी। लेकिन उसको जो आपने जो डाला है वो अब उसको एकदम आप वातावरण में अनुकूलित, मतलब उसमें कोई भी हवा, पानी नहीं, और अखबार लगा दिया है। अखबार नहीं, आप उसको उसके चारों तरफ से ना सीमेंट से या फिर कोई भी है। नहीं, अखबार से लगा दिया, आटे से। अच्छा, अखबार। हाँ, आटा लगा दिया और अखबार लगा दिया, ठीक है। तो आप है ना उसको नमी, बरसात के टाइम उसको खोले नहीं। अच्छा। अगर आपने बरसात का सीजन आता है ना, तब अगर हम उसको खोल लेते हैं तो उसमें क्या नमी प्रवेश कर जाती है। जैसे ही नमी प्रवेश करेगी तो गेहूं में क्या होता है कि पहले से ही जहाँ से हम धान ये काट के लाते हैं ना, तो अंडे आ जाते हैं। तो आप उस टाइम नमी वाले जब मौसम होता है तो आप कणक को खोलें नहीं, जो आपका पात्र है उसको ना खोलें। आपकी दवाई सफिशिएंट है, लेकिन 5-6 महीने बाद एक बार आप हाथ डाल के उसको चेक कर लेना कि उसमें अगर सुरसरी कुछ लगी है तो आप दोबारा 1 पैकेट और डाल के उसको उपचारित कर लें। ठीक है।
धन्यवाद जी। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास है कि जगह के हिसाब से हमने वो अपने ट्रंक पलट दिए हैं, ठीक है ना। तो अब है कि इसकी विधि क्या रहेगी उपचारित करने की, क्योंकि अब दो तरीके हैं, एक तो कुछ तो लोग दवाई डालते हैं, कुछ जो घरेलू उपाय करते हैं, दोनों चर्चा करना चाहेंगे। हाँ जी, एक तो है प्राकृतिक तरीके जी, और एक तो प्राकृतिक विधि आएगी, दूसरी आएगी रासायनिक तरीके जी। तो प्राकृतिक विधि में सबसे पहले लेंगे हम तापमान। जी, जो तापमान की चर्चा अभी की थी हमने, फिर हम दूसरे में आएंगे नीम की पत्तियाँ। जी, नीम की पत्तियाँ में एक तत्व होता है जी, अजेडिरेक्टिन नामक का तत्व होता है, जी। जो एंटीसेप्टिक भी कहा जाता है। वो क्या करता है, जो भी लाइफ साइकिल है कीट की, जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं उनको, उनकी रोकथाम करता है और उसमें आने नहीं देता उनको। तो हम नीम की पत्तियाँ क्या करेंगे कि हम 25 किलो नीम की पत्तियाँ तोड़ लेंगे। 5 क्विंटल गेहूं के लिए बता रही हूँ मैं आपको ये। जी। तो नीम की पत्तियाँ तोड़ लें। पहले फोन ले ले। हेलो, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये कहाँ से बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं। अपना नाम? उदय सिंह है जी। उदय सिंह, क्या पूछना है जी? ये जी कणक की बात पूछना है जी, बताओ क्या पूछना है? ये 20 मिनट का मेरा कुटला है जी। अच्छा, तो पिछले साल में कीड़ा हो गया था जी, दवाई रखी। अच्छा, तो मैं कैसे रख में कितनी कणक है, कौन सी दवाई काम करा है? अच्छा डॉक्टर साहब। तो आपने जो भी आप किसान भाई हैं, सबसे पहले तो अपने कुटले को अच्छी तरह से उपचारित करें, उसे धो के 7 दिन, सुनिए आप, 7 दिन तक उस कुटले को धूप में सुखाएं अच्छी तरीके से। इसके बाद में आप उसको मेलाथियन जो दवाई आती है उससे उसको धो लें। मेलाथियन दवाई से उसको धो के और उसको छाया में सुखा लें। हाँ, सुखाने के बाद में आप उसमें फिर अपनी कणक डालें। जैसे 5 क्विंटल कणक डालनी है तो फिर 7 क्विंटल है। 7 क्विंटल है, कोई बात नहीं, 7 क्विंटल डालनी है तो 7 क्विंटल डाल लें। तो जैसे ही आप 3 या 3.5 क्विंटल डाल लें, ठीक है, तो फिर आप डाल तो सारी कणक लें पात्र में, लेकिन उसके बाद में आप जैसे 10 ग्राम की एक पुड़िया आती है, अच्छा जी, या पैकेट आता है, वो दवाई का नाम है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। अच्छा जी। तो वो कई अच्छी कंपनियों की आती है। तो उसका जो पैकेट है वो अच्छी तरीके से आप बच्चों से दूर रखें। और आप अपना मुंह कवर रखें, नाक और मुंह, क्योंकि वो रासायनिक दवाई है तो उसकी जो गैस है उसके कारण आप थोड़ा सा जी घबराएगा आपका और वो चढ़ जाएगी, सिर दुखेगा आपका। तो आप थोड़ा नाक और मुंह कवर कर लें और हाथ में दस्ताने पहन लें। फिर आप उस पैकेट को काट के किसी भी कैंची से या काट के उसको उस में हाथ दे के ऊपर से और नीचे छोड़ दें आधी कणक तक। अच्छा, मतलब 3 क्विंटल तक आप हाथ दे के उस पैकेट को अंदर डाल दें, तो ताकि उसकी जो गैस है वो ऊपर और नीचे दोनों काम करेगी। फिर आपको उस पात्र को आप बंद कर दें। अच्छा, फिर आप उसके चारों तरफ अच्छी तरह कवर कर दें, या तो प्लास्टिक की पॉलीथीन या अखबार कोई भी लगा के उसे अच्छे से कवर करके और उसको पैक कर दें। ऊपर गारा के साथ या मिट्टी के साथ। हाँ, वो अच्छी तरह उसको, मतलब उसमें हवा नहीं जानी चाहिए, नमी नहीं जाना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए कहीं से भी। और ये ध्यान रखें कि आप जहाँ अनाज की टंकी रख रहे हैं वहाँ पे नमी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वहाँ देखें कि थोड़ा सा स्थान ऊंचा होना चाहिए धरती से। उसके नीचे नीचे कोई चीज रख दें, ईंटें रख दो। हाँ, ईंटें रख दो या लकड़ी का कुछ भी रख दो या लोहे का स्टैंड रख दो, ठीक है। तो वो ऊंची रहेगी तो आपकी कणक स्वस्थ रहेगी। बाकी आप उसको 4-5 महीने बाद दोबारा चेक कर लें। अगर उसमें सुरसरी थोड़ी अगर लगने वाली है तो फिर 1 पैकेट और दोबारा डाल दें आप। अच्छा, ये कणक सारी इकट्ठी बात है जी एकदम। हाँ, कणक सारी डाल दीजिए, लेकिन आप उसको पूरा धूप में अच्छी तरह सुखाएं कणक को। और उसको हाँ पंखा भी लगवा दें, ताकि उसमें जो मिट्टी और ये छोटे छोटे दाने होते हैं, जो कण होते हैं, जो छोटे टुकड़े नहीं हो जाते, हाँ, टुकड़ों के कारण हमारी कणक सबसे ज्यादा खराब होती है।
अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार से आप उसकी ग्रेडिंग करके फिर आप उस पात्र में डालें और उसको लंबे समय तक आप उसको स्वस्थ रख सकते हैं। ये तो कनक तो पंखा लगा के ले आती सर घर में। पंखा जी ठीक है, पंखा लग गया आपके शहर में पंखा लगा के लेगा आया। बस ठीक है, उसमें डाल दो। बस ठीक है, आप धूप लगा के 2-3 दिन की धूप अच्छी कड़ाके की, और फिर आपको उसको ठंडा करके उसको पात्र में डालें। हाँ जी। दवाई नीचे रखनी है। हाँ, दवाई आपकी जैसे 3 क्विंटल तक हाथ डाल के, ठीक है, ताकि वो थोड़ी नीचे चली जाए और ऊपर भी चली जाए, दोनों तरफ से मूवमेंट करेगी। वो गैस का आदान प्रदान होएगा नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं जो कनक खानी है 5 महीने के बाद 6 महीने के बाद खानी है दिवाली के बाद, तो वह धो के खानी है वैसे चलतेगी? नहीं, धो के खानी है। अगर पानी की व्यवस्था न हो तो उसे धूप में सुखा के और फिर अच्छी तरह उसको सुखा के फिर आप उपयोग कर सकते हैं। सारसे में पानी होता है, सारसे हाँ, पानी पता ये राजस्थान में दिक्कत है, वहाँ पे कणक को क्योंकि पानी पीने को नहीं है तो वहाँ पे क्षेत्र में दिक्कत आती है। लेकिन सारसे में पानी बहुत है, दो कह ठीक है ना। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे कि प्राकृतिक और रासायनिक 2 उपाय हैं। हाँ जी। प्राकृतिक नीम की बात कर रहे थे कि 25 किलो हमने नीम की पत्तियां लेनी है। हाँ, जो वो हरी हरी होती हैं अच्छी, उसको तोड़ के ले आए जी। फिर उसको आके धो लें पानी से जी। धोने से क्या उसकी मिट्टी और वो सब खत्म हो जाएगी और साफ और स्वस्थ नीम रहेगा जी। उसको लाके आप छाया में सुखा लें जी। तो तकरीबन उसका सूखने के 2-4 दिन बाद में वो सूख जाएंगी, तो वो 5 किलो तक उसका वजन रह जाएगा जी। तो जैसे 5 किलो कनक करनी है आपको, सबसे पहले पात्र को आप अच्छी तरह धो के गर्म पानी से और 7 दिन की धूप लगाएं पात्र को जी। फिर नीचे आप नीम की परत बिछा दें, 1 किलो परत चारों तरफ अच्छे से बिछा दें जी। फिर आप 1 क्विंटल गेहूं डाल दें जी। फिर आप दूसरी परत फिर से नीम की लगाएं, फिर 1 क्विंटल और डाल दें। अच्छा। फिर तीसरी परत लगाएं, फिर 1 क्विंटल डाल दें। इसी प्रकार 5 क्विंटल के लिए हमें 5 परत बना दें। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। हर क्विंटल के पश्चात जो है हम लगभग 1-1 किलो एक लेयर डालते रहे पत्तियों को, फिर उसको एयर टाइट बंद करके और उसको बंद कर दें जी। तो ये तो है नहीं क्या, नीम जब डाल लेंगे सबसे नीचे क्या थोड़ा भूस भी डालने की जरूरत होती है? अक्सर लोग भूस डाल के फिर नीम घेरते हैं। भूस का ये हो जाता है कि नमी में ना उसमें कुछ ना कुछ लगने के चांसेस रहते हैं, तो आजकल साफ सुथरी कनक होती है तो वो चाहते हैं कि नीम की पत्ती ही वैसे सबसे बढ़िया है नीम की। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी मैं श्यामगढ़ से बोल रहा जी। कहाँ से? श्यामगढ़ से। अच्छा जी, नाम मुस्तकीम है जी, मुस्लिम हूँ जी। क्या पूछना आपको? सर जी ये पूछना, मैं किराए पर हूँ जी यार, जो मैं अनाज देता हूँ ना वो खराब हो जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी दिला दो, खराब ना हो। आप उसी की बात कर रहे हैं सवेरे के कि भी अनाज खराब ना हो, तो आप रखते हो उसको? कितने अनाज रखते हो आप? 4-5 क्विंटल रखता हूँ सर जी। 4-5 क्विंटल किस चीज में रखते हो? टंकी में जी। टंकी में, तो लोहे की टंकी होगी? हाँ जी, लोहे की है। हाँ, तो मैडम डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। डॉक्टर साहब, आपका जो पात्र है जिसमें आप अनाज को रखते हैं उसको 7 दिन की धूप लगाएं अच्छी तरीके से जी। ठीक, इसके बाद में आप मेलाथियन बाजार से खरीद लाएं और वो दवाई का आप पानी में घोल के और उसको चारों तरफ से उससे धो लें, फिर उसको छाया में सुखा लें 1 दिन। धोने के सुखाने के बाद में फिर आप पात्र में अपनी कितनी कणक डालनी है आपको? क्विंटल देता हूँ जी। 5 क्विंटल। हाँ, तो 5 क्विंटल जैसे डाल लिया आपने उसमें कणक जी। लेकिन कणक को अच्छी तरह धूप में सुखा लें। जो आपकी अप्रैल और मई की जो धूप होती है कड़ाके की, उसमें अच्छी तरह से फैला के कणक को सुखा लें, लेकिन गर्म कणक कभी भी आप पात्र में ना डालें। जब वो ठंडी हो जाए, उसका टेम्परेचर ठीक हो जाए तापमान, तो आप उस कणक को उस पात्र में डालें। उसके बाद आप रासायनिक विधि से एल्यूमिनियम फास्फाइड दवाई होती है जी। उसकी गोली भी आती है एक, और एक पैकेट भी आता है, तो वो एक पैकेट आपके 5 क्विंटल के लिए उपयोग की
तो आप 10 ग्राम का वो एक पैकेट ले आए, उस पैकेट को आप 2.5 क्विंटल तक ऊपर से हाथ डालें नीचे की तरफ, ठीक है। जब आधी कणक तक मतलब आप पहुंच जाए हाथ, तो उस पैकेट को वहां छोड़ दें और फिर आप उसको एयर टाइट कर दें बिल्कुल, उसको चारों तरफ से पैक करके टंकी और उसको रख दें। आप ये ध्यान रखें कि जब बरसात का मौसम हो तो आप उस पात्र को ना खोलें। अगर आपने बरसात की सीजन में अगर वो पात्र खोल लिया तो फिर से आपकी ये कणक खराब हो जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो हम बात करते हैं, अगर 5 क्विंटल गेहूँ तो नीम की 5 परतें हम उसके ऊपर बिछा दें। हाँ। उसके बाद जो है उसको अच्छी तरह एयर टाइट करते हैं। हाँ। तो ये तो था प्राकृतिक कुछ और उपाय भी हैं नीम के अलावा? हाँ, जैसे हल्दी का भी पहले पुराने जमाने में उपयोग करते थे। 3 से 4 किलो हल्दी लेके और 100 किलो उसमें मिक्स कर दें, जैसे ऊपर की तरफ गेहूं, हाँ जी, उसमें मिला के और फिर उसको डाल दें जी। तो 100 किलो में 3 से 4 किलो हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार चूने का भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा। चूने को क्या करें कि उसकी पोटलियाँ बना लें, ले लें आप 3 किलो चूना और उसको पोटली में बांध दें, और जिस प्रकार नीम का बताया मैंने आपको, उसी प्रकार से उसको रखते जाएं और फिर गेहूं डालते जाएं। 1 क्विंटल के बाद 1 पोटली, हाँ यही ना, कि अगर 5 क्विंटल गेहूं है तो 5 हाँ पोटली है वो, हाँ वो डालते रहे। ठीक है। तो इस प्रकार भी चूने से उसको बचाया जा सकता है कीटों को। उसके बाद प्राकृतिक कोई और उपाय? उसके बाद बस यही उपाय ज्यादातर चलन में है। या फिर तीसरा रासायनिक माचिस का है एक, आजकल जो चल रहा है माचिस के डिबिया। क्या होता है कि उसमें माचिस के जो आगे होता है ना तिल्ली में, वो फास्फोरस होता है, उसके कारण भी अनाज में कीट नहीं लगते। कितनी माचिस गिरनी है? अब यही हुआ है, वो माचिस का जो बड़ा पुड़ा आता है ना, वो पूरा एक सफिशिएंट लगता है। एक 5 क्विंटल के लिए वो भी बीच बीच में गिरनी है? वो भी जैसे नीम की पत्तियां आपने करी उसी प्रकार आप माचिस नीचे डालते रहे और फिर परत लगाते रहे। ठीक है। लेकिन आपको वही है जो प्रोसीजर मैंने बताया है ना, तापमान में अच्छा सुखाना, पात्र को सही रखना, मेन बात ये भी टेम्परेचर, हाँ, और एयर टाइट होना, एयर टाइट और उसमें नमी ना होना ना। और बरसात के मौसम में आप अनाज की टंकी को हाथ ना लगाएं, मतलब खोले ना। इनकी मुख्य भूमिका यही है। तो डॉक्टर कुसुमलता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी गिरधारी जी। ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन, अनाज का सुरक्षित भंडारण। इस विषय में हमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर कुसुमलता, कृषि विकास अधिकारी नीलोखेड़ी करनाल से। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छे से अनाज को सुखा के और टंकियों को सुखा के साफ सुथरा करके उसके बाद ही जो है उसका भंडारण करें, और जिन जिन बातों का खास ध्यान रखना है डॉक्टर साहब ने जिक्र किया उनको अपनावें तो अच्छा अनाज सुरक्षित रख सकेंगे। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।